व्यूवर्स टू योर यूट्यूब चैनल मैडे 6। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है हमारा ट्यूबरक्यूलोसिस। अच्छा, ट्यूबरक्लोसिस क्या है? ट्यूबरक्लोसिस एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है, या फिर आप बोल सकते हैं इन्फेक्शन है, जो कि कॉज्ड होता है हमारे एक बैक्टीरिया की वजह से। अब वो बैक्टीरिया है कौन सा? वो बैक्टीरिया है हमारा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, जो कॉज करता है इस ट्यूबरक्लोसिस डिजीज़ को। अब अगर हम बात करते हैं सबसे पहले कि भाई ये जो हमारा ट्यूबरक्लोसिस डिजीज़ है ये है क्या, तो भाई एक सबको पता है कि एक बहुत ही इन्फेक्शियस डिजीज़ है, जो कि एक बैक्टीरिया की वजह से होती है, जिसने हमारे पूरे वर्ल्ड को बहुत ही पुराने टाइम से, काफ़ी ईयर से परेशान कर रखा है, जिसकी वजह से मिलियंस ऑफ डेथ हो चुकी हैं। अराउंड हमारी वर्ल्ड के 1/4 पॉपुलेशन, जो कि 2 मिलियन के आसपास है, वो सब क्या है, इन्फेक्टेड है इस इन्फेक्शन से। ट्यूबरक्लोसिस जो है वो मेनली कहाँ देखने को मिलता है? लो और मॉडरेट इनकम कंट्रीज़ में देखने को मिलता है, जैसे हमारी चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इवन जो हमारा इंडिया है वो भी सीवियरली अफेक्टेड है ट्यूबरक्लोसिस डिजीज़ से। अभी जैसे मैंने बताया कि भाई इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है। कॉजेटिव एजेंट का मतलब होता है कि कौन कॉज करता है इस इन्फेक्शन को। मतलब कि अगर कोई डिजीज़ है तो वो किसी न किसी कारण से फैल रही होगी, तो उसे फैलाता कौन है? उसका मेन कारण कौन है? उसका मेन कारण है हमारा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जो कि एक बैक्टीरिया है, वो हमारा ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन कराता है लोगों के अंदर। अब ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को सबसे पहले एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था रॉबर्ट कॉश, जिन्होंने इसे डिस्कवर किया था, जिन्होंने इस कॉजेटिव एजेंट को डिस्कवर किया था। इसलिए कई बुक्स में आप या फिर कई जगह पर आपको देखने को मिलता है कि इसे हम कॉश बैक्टीरिया भी कहते हैं। मतलब माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को हम कॉश बैक्टीरिया भी बोल सकते हैं। अब ये कॉश बैक्टीरिया देखने को कैसे मिलता है? तो जैसे मैंने यहाँ पे एक इमेज दिखा रखी है आपको, देखिए यहाँ पे क्या है, आपको इमेज में कई सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। जैसे कि भाई ये हमें ब्राइट रेड कलर का देखने को मिलेगा। जैसे कैसे देखने मिलेगा? ब्राइट रेड कलर का देखने को मिलेगा अगर मैं इसका एक स्मीयर बनाता हूँ। मतलब जब मैं इसे डायग्नोस करूँगा, कोई अगर पेशेंट मेरे पास आता है कि भैया हमें ट्यूबरक्लोसिस है या नहीं, तो मैं अगर उसका स्पेसिमेन लेके, स्पेसिमन यहाँ पे हम स्पूटम ले सकते हैं मेनली, ठीक है, और अगर मैं उसकी स्मीयर बनाता हूँ तब मुझे ये ब्राइट रेड कलर का देखने को मिलेगा ये बैक्टीरिया, ठीक है। ये बैक्टीरिया ब्राइट रेड कलर का देखने को मिलेगा। इसके ऊपर एक हमारा सेल वॉल देखने को मिल रहा है। इसकी मॉर्फोलॉजी की बात करें तो रॉड शेप देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ इसे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी होती है। मतलब ये जो हमारा बैक्टीरियम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये क्या है? एक एरोबिक बैक्टीरिया है। कैसा बैक्टीरिया है? एक एरोबिक बैक्टीरिया है, जिसे अपने काम करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी में क्या है? ये रॉड शेप्ड है, मतलब बेसिलस। नॉन मोटाइल है, मतलब मूव नहीं कर सकता। नॉन कैप्सुलेटेड है, मतलब इसके ऊपर कोई कैप्सूल नहीं है, ठीक है। और क्या है? नॉन स्पोरिंग है, मतलब स्पोर्स फॉर्म नहीं कर सकता। और इसके जो एंड्स होते हैं वो थोड़े से कर्व्ड देखने को मिलते हैं। किस तरीके देखने को मिलते हैं? हमें कर्व्ड एंड्स देखने को मिलते हैं इसके, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जो हमारा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है या फिर एम ट्यूबरक्लोसिस है, वो ग्राम पॉजिटिव है या फिर ग्राम नेगेटिव है, इसके बारे में बात करते हैं। तो माइकोबैक्टीरियम हमारा वीकली ग्राम पॉजिटिव है। क्या? वीकली ग्राम पॉजिटिव है। अब वीकली ग्राम पॉजिटिव का मतलब क्या है भैया? दो चीज़ हो सकती हैं, या तो ग्राम पॉजिटिव होगा या ग्राम नेगेटिव होगा। मतलब बैक्टीरियाज जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेन्स लेते हैं, उन्हीं के बेसिस पे उन्हें हम ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव कहते हैं। तो जो बैक्टीरिया स्टेन ले लेते हैं उन्हें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं, जो बैक्टीरिया स्टेन नहीं लेते उन्हें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। तो ऐसे ही कई बार हम दूसरी स्टेन्स भी होते हैं, जैसे झील नेल्सन स्टेन, जिसके अंडर हम पढ़ते हैं एसिड फास्ट स्टेन। तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें उससे हम क्या करते हैं? स्टेन कराते हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की, तो भाई इसकी सरफेस पे ना एक अनयूजुअल वैक्सी कोटिंग होती है। एक अनयूजुअल वैक्सी कोटिंग होती है, जिसकी वजह से ये हमारा क्या होता है?
वीकली ग्राम पॉजिटिव होता है। इसके ऊपर एक माइकोलिक एसिड की लेयर बनी हुई होती है जो कि एक टाइप का लिपिड है, जो इसे क्या बना देती है, इम्पर्वियस बना देती है, ताकि ये स्टेन ना ले पाए। इसलिए इसे हम वीकली ग्राम पॉजिटिव कहते हैं। बट अगर मुझे डायग्नोस करना हो किसी भी पेशेंट के स्पूटम को, स्पेसिमेन को, तब मैं उसे डायग्नोस किसके अंडर करने वाला हूँ, एसिड फास्ट स्टेन के अंदर करने वाला हूँ। ठीक है, इस एसिड फास्ट स्टेन को हम पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे स्मीयर माइक्रोस्कोपी को डायग्नोस्टिक मेथड्स में। ठीक है, अगर आपको मैं बताता हूँ कि भाई अगर एक ग्राम पॉजिटिव और एक ग्राम नेगेटिव में डिफरेंस क्या होता है नॉर्मली, भाई अगर क्या देखो, तो सबसे पहले तो भाई इनके ऊपर रहती है एक लेयर सिंपल सी, ये इनकी सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ग्राम पॉजिटिव के अंडर क्या होती है, एक हमारी थिक लेयर होती है किसकी, पेप्टिडोग्लाइकॉन की। तो ग्राम पॉजिटिव के पास एक सेल मेम्ब्रेन होने वाली है, ये जो मैंने नीचे बना रखी है सेल मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर एक थिक पेप्टिडोग्लाइकॉन की लेयर होने वाली है, जिसकी वजह से क्या होते हैं भाई, इनके ऊपर कोई और एडिशनल लेयर नहीं होती है और ये ईजिली क्या करते हैं, हमारे स्टेन को ले लेते हैं। लेकिन यहीं पे अगर मैं ग्राम नेगेटिव की बात करता हूँ, तो ग्राम नेगेटिव में एक सिंपल सेल मेम्ब्रेन होने वाली है, उसके ऊपर एक थिन पेप्टिडोग्लाइकॉन की लेयर होगी, बट इसमें एक एडिशनल लेयर होती है जो किसकी होती है, हमारी एक पॉलीसैकेराइड की, जो क्या होती है, एक लिपोपॉलीसैकेराइड। क्या होता है वो, लिपोपॉलीसैकेराइड, जो इसे इम्पर्वियस बना देती है या फिर बिल्कुल ही ये स्टेन नहीं लेता, जिसकी वजह से ग्राम नेगेटिव के बैक्टीरिया कोई भी स्टेन नहीं लेते हैं। इसलिए आप जब अगर माइक्रोस्कोप के अंडर देखते हो तो आपको ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होते हैं वो किस कलर के देखने को मिलते हैं, वो आपको देखने को मिलते हैं वॉयलेट कलर के। ठीक है, और ग्राम नेगेटिव रेड और मेनली पिंक कलर के ही देखने मिलते हैं, रेड नहीं। ठीक है, रेड तो आपको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में। अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है कि भाई अगर जो मेरे पास बैक्टीरियाज हैं जैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, वो इन्फेक्शन कॉज कराने वाला है। अगर एक पर्सन इन्फेक्टेड है तो भाई वो इन्फेक्शन को भी तो दूसरे आदमियों को या फिर दूसरे लोगों को फैलाने वाला है। तो वो कैसे होने वाला है, मतलब यहाँ पे ट्रांसमिशन कैसे होगी, स्प्रेड कैसे होगी बीमारी। तो दो तरीके हैं, पहला हो सकता है ड्रॉपलेट से और दूसरा हो सकता है स्पूटम से। अब ड्रॉपलेट का कैसे हो सकता है, ड्रॉपलेट होगा स्नीजिंग से, मतलब अगर आप छींक रहे हो तो तब क्या होता है, एयर में ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं, जिन ड्रॉपलेट्स में अच्छा खासा हमारा अमाउंट होता है किसका, बैक्टीरियाज का, इन बेसिलाई का। और अगर आप कफ कर रहे हो तो स्पूटम की वजह से तब भी एयर में ड्रॉपलेट से क्या हो सकता है, ट्रांसमिशन हो सकता है। जैसे यहाँ पे फिगर में मैंने शो कर रखा है कि अगर एक पर्सन जो इन्फेक्टेड है वो कफ करता है या स्नीज करता है तो क्या होता है, एरोसोल्स जो होते हैं, एरोसोल्स मतलब कि वाटर पार्टिकल्स इन एयर। ठीक है, तो वो कंटेन करते हैं माइक्रोब्स को, जिससे क्या होता है कि वो एयर में स्प्रेड हो जाते हैं और दूसरा पर्सन इनहेल कर रहा होता है नोज से या फिर माउथ से, तब उसके अंदर क्या हो सकता है, वो बैक्टीरियाज अंदर चले जाते हैं और उसके लंग्स को जाके इन्फेक्शन कॉज कराते हैं या फिर जीआई ट्रैक्ट में जाके इन्फेक्शन कॉज करा सकते हैं। मेनली ये होता है। और बहुत सारे लोग जो होते हैं, इसलिए मास्क वगैरह का यूज़ कराया जाता है हॉस्पिटल्स वगैरह में, क्योंकि जहाँ वहाँ पे क्या होता है, पर्सनस को लोग ज़्यादा इन्फेक्टेड होते हैं और जो रेट ऑफ प्रीवेलेंस होता है ना, इन्फेक्शन का जो रेट होता है वो भी हाई होता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। जो हमारा ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया है उसके दो स्ट्रेन होते हैं। फर्स्ट स्ट्रेन जो होता है वो ह्यूमन स्ट्रेन होता है और सेकंड जो होता है बोविन स्ट्रेन होता है। ह्यूमन स्ट्रेन के नाम से समझ में आ रहा होगा आपको कि भाई ये इन्फेक्ट करने वाला है या डिजीज़ कॉज कराने वाला है ह्यूमंस में। बट बोविन स्ट्रेन से क्या समझ में आएगा, बोविन स्ट्रेन या फिर बोविस स्ट्रेन, ये क्या है, एक जूनोटिक पैथोजन है। अब ये क्या मतलब होता है, जूनोटिक पैथोजेंस ऐसे माइक्रोब या ऐसे बैक्टीरियाज हो सकते हैं या फिर ऐसे पैथोजेंस होते हैं जो इन्फेक्शन कॉज कराते हैं, किसमें, हमारे ह्यूमंस में भी और कैटल्स में भी। तो मतलब ये एनिमल्स को भी इन्फेक्ट कराते हैं और हमारे ह्यूमंस को भी। अगर मैं बात करता हूँ ह्यूमंस में कैसे इन्फेक्शन स्प्रेड होगा, स्पूटम की मदद से। बट अगर यहीं पे कोई पूछे आपसे कि भाई एनिमल्स में इन्फेक्शन कैसे स्प्रेड होने वाला है, तो एनिमल में इन्फेक्शन स्प्रेड होगा उनके इन्फेक्टेड मिल्क की वजह से। कैसे, उनके इन्फेक्टेड मिल्क की
वजह से। चलिए, अब नेक्स्ट जो है आपका आता है इंक्यूबेशन पीरियड। अब ये इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब क्या होता है? तो इंक्यूबेशन पीरियड एक टाइम गैप होता है। अब टाइम गैप किसके बीच में? कि समझो कि अगर आप कहीं जाते हैं, मतलब आप हॉस्पिटल गए हैं और आप एक ऐसे वार्ड में गए हैं जहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट्स हैं, ठीक है, तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवेलेंस होगा कि मतलब आपको हाई चांसेस होंगे कि आपको इन्फेक्शन हो सकता है। कैसे? वहाँ पे एयर के पार्टिकल्स होंगे और समझो कुछ पार्टिकल्स आपके अंदर आ गए, तो वो क्या था? वो टाइम था एक्सपोजर का टाइम। मतलब आपके अंदर वो बैक्टीरियाज आ गए थे, वो बेसिलस या फिर आप बोलो रॉड शिफ्ट बैक्टीरिया, और जब आपको सिम्टम्स आना स्टार्ट हों तो उसके बीच का जो टाइम गैप है उसे बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? एक टाइम गैप है बिटवीन द एक्सपोजर टू एन पैथोजन टू द 6 वीक्स के आसपास। अब ये 3 से 6 वीक्स के आसपास ऐसा क्यों लिखा रहता है और ब्रैकेट में लिख रखा है रेंज? तो इसका मतलब ये होता है कि भाई ये जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है ये डिपेंड करता है कुछ चीज़ों पे, जैसे कि आपका जो कांटेक्ट था इन्फेक्टेड पर्सन के साथ वो कैसा था। सेकंड हो सकता है कि जो पर्सन है वो कौन से स्टेज में था ट्यूबरक्लोसिस के। अलग अलग स्टेजेस होते हैं ट्यूबरक्लोसिस के, जैसे हमारे स्टेज होता है, एक स्टेज होता है हमारा एक्सपोजर स्टेज, एक हमारा स्टेज होता है लेटेंट स्टेज, एक हमारा स्टेज होता है एक्टिव स्टेज। तो ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस हैं। जैसे एक्सपोजर स्टेज में क्या है कि अभी सिर्फ आपके अंदर बैक्टीरियाज आए हैं, कोई साइन सिम्टम्स नहीं है। लेटेंट फेज में क्या है कि अभी आपके अंदर इन्फेक्शन आ चुका है, बट आपको अभी कोई ऐसे साइन और सिम्टम्स देखने को नहीं मिल रहे हैं, मतलब अभी आप एसिम्टोमेटिक है बट आप कैरियर की तरह काम कर रहे हैं। आप कैरियर की तरह काम कर रहे हैं मतलब कि अगर आप चेस्ट एक्सरे कराते हैं या फिर अपना स्मीयर या फिर मॉन्टेक्स टेस्ट कराते हैं, तो मॉन्टेक्स टेस्ट तो आपको पॉजिटिव दिखाने वाला है, बस चेस्ट एक्सरे जो है आपका वो नेगेटिव होगा, ठीक है। तो लेटेंट फेज को ध्यान में रखना है। और एक्टिव फेज क्या है? ये एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस वाला स्टेज क्या है? इसमें आप भाई कैरियर भी है, इन्फेक्टेड भी है, साइन और सिम्टम्स भी आ गया है, ठीक है। तो ये क्या है? हमारे डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस हैं हमारे ट्यूबरक्लोसिस के। तो आपको समझ में आया इंक्यूबेशन पीरियड किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है कि होस्ट पैरासाइट के रिलेशन क्या थी, इन्फेक्टेड जो पर्सन है वो कौन सी स्टेज पे होने वाला है, क्लोजनेस ऑफ कांटेक्ट क्या थी या इन्फेक्टेड पर्सन के साथ, ठीक है। और फोर्थ चीज़ हो सकती है आपकी इम्यूनिटी कैसी है। अगर आपकी इम्यूनिटी बढ़िया है तो आप एक लंबे समय तक लड़ सकते हैं बीमारी से, और अगर वीक इम्यूनिटी वाले हैं जैसे HIV पेशेंट्स होते हैं उनमें इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ पढ़ने वाले हैं होस्ट कौन होने वाला है। अब होस्ट का मतलब क्या है कि भाई इन्फेक्शन किस किस के अंदर हो सकता है और कौन कौन कैरियर तरह काम कर सकता है। तो बोथ हमारे ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों यहाँ पे होस्ट और कैरियर की तरह काम करने वाले हैं। अब हम बात करने वाले हैं रिस्क फैक्टर्स के बारे में। रिस्क फैक्टर्स क्या होने वाले हैं यहाँ पे कि मतलब कॉजेज़, पहले बात बता देता हूँ मैं। यहाँ पे मैंने दो चीज़ें लिखी हैं एक साथ ही, पहला है रिस्क फैक्टर, दूसरा है कॉजेज़। दोनों को मैं एक साथ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कॉजेज़ का मतलब क्या होने वाला है कि कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से हमें ट्यूबरक्लोसिस होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। और रिस्क फैक्टर का मतलब होने वाला है कि भाई अगर एक पर्सन इन्फेक्टेड है या अगर इन्फेक्शन कहीं हो रहा है, मतलब कि एक जगह है जहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस हाई हो सकते हैं, तो ऐसे कौन से रीजन्स हैं जिनकी वजह से इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हों, ठीक है। तो पहला है माल न्यूट्रिशन। अगर कोई भी पर्सन माल न्यूट्रिशन है, मतलब उसे प्रॉपर प्रोटीन या प्रॉपर कैलोरी नहीं मिल पा रही है, तो भाई वो क्या होती है, लो इम्यूनिटी होने वाली है, ठीक है। तो वो जल्दी से जल्दी ही मतलब उस पर कोई भी बैक्टीरिया उसे इन्फेक्ट कर सकता है ईजिली, ठीक है। सेकेंड है ओवर क्राउडिंग जगह। ओवर क्राउडिंग मतलब आप ऐसी जगह पे जाते हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो वहाँ पे क्या है, जो चांसेस होंगे इन्फेक्शन स्प्रेड होने के वो हाई होने वाले हैं। थर्ड क्या होने वाली है, लार्ज फैमिलीज़। जो बड़ी बड़ी फैमिलीज़ होती हैं उनमें भाई क्या होता है, हमारा इन्फेक्शन का
जो चांस होता है वो हाई होता है। ये पुअर हाउसिंग कंडीशंस, मतलब जो आप जिस जगह पर रह रहे हो वहाँ पे सफाई नहीं रहती है या फिर इन्फेक्टेड लोग ज़्यादा हैं, ऐसी चीज़ें। लो इम्यूनिटी एज इन केस ऑफ HIV, जैसा मैंने अभी बताया कि भाई अगर आपको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है सही से, या फिर आप पहले से ही किसी डिजीज़ से इन्फेक्टेड है जैसे कि HIV वाले पेशेंट, तो इनमें इन्फेक्शन के चांसेस जो होते हैं बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। इवन कई बार तो ट्यूबरक्लोसिस से डेथ हो जाती है HIV पेशेंट्स की, बहुत बार ऐसा होता है, ठीक है। या फिर आप क्लोज कांटेक्ट में रहते हो इन्फेक्टेड पर्सन के साथ, मतलब आपके घर में ही कोई पर्सन है जिससे ट्यूबरक्लोसिस है और आप वो सारी प्रिवेंशंस नहीं कर पा रहे हो, जिसकी वजह से आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बट एक बढ़िया बात यह है कि हमारे पास ऐसी वैक्सीन्स हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, इस इन्फेक्शन को कम कर सकते हैं। जो क्या है हमारे पास, BCG। ये BCG क्या है, BCG एक ऐसी वैक्सीन है जिसे बनाया गया था किससे, हमारे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस वाले बैक्टीरिया से ही। बट वो जो बैक्टीरिया थे वो वीक स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया थे। अब वीक स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया हैं तो वो हमें इन्फेक्शन तो कॉज करा नहीं सकते, बट वो क्या करेंगे, हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रिगर कर देंगे। बट वो क्या करने वाले हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करने वाले हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारी बॉडी जो है उनके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनानी स्टार्ट कर देंगे। मतलब जो हमारे पास बैक्टीरिया है उनके खिलाफ वो एंटीबॉडीज़ बनाएंगी, ठीक है। और जब भी अगर हमें इन्फेक्शन होने वाला होगा तो उनसे वो लड़ेंगी। समझ में आया, कुछ ऐसा रिलेट कर पा रहे हो, जैसा कि हमारा मेनली होता है एंटीजन एंटीबॉडी वाला रिएक्शन, सेम उसी की तरह बात कर रहा हूँ मैं। तो ये BCG वैक्सीन है जिसका फुल फॉर्म क्या है, बेसिलस कैलमेट ग्यूरिन। बेसिलस कैलमेट ग्यूरिन, याद रहे तो बढ़िया है, नहीं रहे तो भी बढ़िया है, याद तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के बारे में। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस का मतलब होता है अर्ली साइन और सिम्टम्स। तो इसे कई बार आप S&S भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, S&S, ओके चलिए कोई बात नहीं, S&S, S&S, ठीक है। S&S स्टैंड्स फॉर साइन एंड सिम्टम्स। सबसे पहला क्या साइन आने वाला है, वेट लॉस का। वेट लॉस में क्या होगा, अगर कोई पर्सन इन्फेक्टेड है ट्यूबरक्लोसिस से तो उसका वेट कम होने वाला है, ठीक है। नाइट स्वेट्स आने वाले हैं, मतलब रात में सोते थे बहुत ज़्यादा पसीने आएंगे, ठीक है। फीवर के चांसेस होते हैं, हाई फीवर आता है, चेस्ट पेन होता है, चेस्ट पेन हो सकता है आपको, मतलब और चेस्ट पेन मतलब कि जो आपके साइन एंड सिम्टम्स है वो डिपेंड भी कर सकते हैं आपको किस टाइप का ट्यूबरक्लोसिस है। जैसे चेस्ट पेन सबसे ज़्यादा होने के चांसेस कब रहने वाले हैं, जब पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस होने वाले हैं, ठीक है। अगर बैक पेन है तो बैक पेन कब होने वाला है, जब आपको स्पाइनल कॉर्ड की ट्यूबरक्लोसिस हो, ठीक है। इसी तरीके से। और लास्ट क्या है आपका, ब्लड इन स्पूटम। भाई स्पूटम में आपके ब्लड आने लगेगा, मतलब जब आपका बलगम होगा तो उसमें क्या आएगा, ब्लड आएगा, ठीक है। नेक्स्ट ये क्या है, स्टेजेस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। जैसे मैंने बताया था डिफरेंट स्टेजेस होते हैं ट्यूबरक्लोसिस के। एक क्या है हमारा, एक्सपोजर स्टेज, लेटेंट स्टेज और एक्टिव स्टेज। तीनों मैं बता चुका हूँ, ठीक है। और इतना ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल है कि भाई एक्सपोजर स्टेज क्या होता है, एक्सपोजर स्टेज में आपके बॉडी के अंदर जो आपके बेसिलस हैं, कौन से बेसिलस, एसिड फास्ट बेसिलस। अब एसिड फास्ट बेसिलस क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को ही एसिड फास्ट बेसिलस कहते हैं। क्यों, क्योंकि वो स्टेन्ड हो जाते हैं एसिड फास्ट स्ट्रेन से, इसलिए उनका नाम एसिड फास्ट बेसिलस पड़ा है, ठीक है। तो भाई इसमें क्या है, एक्सपोजर स्टेज में आपकी बॉडी के अंदर वो एंटर कर जाएंगे बट कोई साइन और सिम्टम्स नहीं रहेगा। लेटेंट फेज के अंदर क्या आएगा, साइन और सिम्टम्स अपीयर नहीं होंगे बट क्या होगा, आप कैरियर की तरह काम कर सकते हो। यहाँ पे आप कैरियर हो जाने वाले हो। और कुछ अगर डायग्नोस्टिक टेस्ट आपके पॉजिटिव आने वाले हैं, जैसे TST पॉजिटिव आने वाला है, ट्यूबरक्लोसिस स्क्रीनिंग टेस्ट, जिसे मॉन्टेक्स टेस्ट भी कहते हैं, वो भी पॉजिटिव आने वाला है। और एक्टिव स्टेज में आप भाई कैरियर भी हो, इन्फेक्टेड भी हो, और आपके अंदर साइन और सिम्टम्स भी आने लगते हैं, ओके। अब नेक्स्ट बात करते हैं, अब हम बात करने वाले हैं लैब डायग्नोसिस की। लैब डायग्नोसिस या फिर लेबोरेटरी डायग्नोस्टिक टेक्निक्स, मतलब कि अगर कोई पर्सन इन्फेक्टेड है तो कैसे पता चलेगा कि भाई वो इन्फेक्टेड है। तो कुछ डिफरेंट टेस्ट होते हैं। तो मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो टेस्ट होते हैं अभी आज उनके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहला जो टेस्ट होता है वो होता है हमारा मॉन्टेक्स टेस्ट। क्या होता है, मॉन्टेक्स टेस्ट, या फिर इसके बगल में लिखा है मैंने TST। क्या लिखा है, TST। तो TST स्टैंड्स फॉर ट्यूबरक्लोसिस स्क्रीनिंग टेस्ट।
दिस TST स्टैंड्स फॉर ट्यूबरक्लोसिस स्क्रीनिंग टेस्ट। अब ये होने क्या वाला है, ट्यूबरक्लोसिस स्क्रीनिंग टेस्ट मतलब ट्यूबरक्लोसिस डिटेक्शन टेस्ट, ठीक है। तो ये मॉन्टेक्स टेस्ट का ही दूसरा नाम है, या फिर इसे कई बार PPD भी बोल देते हैं। बताता हूँ कैसे। तो मॉन्टेक्स टेस्ट के अंदर अब कुछ नहीं करते, हम क्या करते हैं, हमारे पास एक ट्यूबरकुलिन होती है। अब ट्यूबरकुलिन क्या है भाई, एक टाइप का समझो कि दवा है, ठीक है, जो कैसी होती है, आपकी प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव होती है। मतलब ये एक प्रोटीन लिक्विड टाइप होता है, जिसे हम क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं हमारे फोर आर्म्स में, अंडर द स्किन हम अपने फोर आर्म्स में इंजेक्ट करते हैं इंट्राडर्मल इंजेक्शंस की मदद से। अब और उतनी जगह पे क्या होती है, एक पेल एलिवेशन आने लगती है। समझिए कैसे, कि भाई ये समझिए कोई एक हाथ है, गंदा बन रहा है बहुत ज़्यादा, पंजे से लग रहा है, ठीक है, और इतनी जगह पे वो पेल एलिवेशन आ जाने वाली है, ठीक है। ऐसा मैंने कुछ इंजेक्शन लगाया, ठीक है, ये मैंने इंजेक्शन लगाया जिसकी वजह से इतनी जगह पे एक एलिवेशन आ गई है। एलिवेशन मतलब कि थोड़ा सा उभार सा आ गया है, लिक्विड भरते हैं ना, जैसे आप कई बार आप देखते हो हेमाटोमा फॉर्म हो जाता है कई बार, ठीक है, ऐसा ही टाइप, या फिर आपको कुछ सूजन सी आ गई हो, ठीक है। तो उतनी जगह को हम क्या करते हैं, मार्क कर लेते हैं एक पेन से, ठीक है। और जो रीडर होता है, रीडर मतलब जो आपको यहाँ पे मतलब जो ऑब्जर्व करने वाला होगा, वो उसे छोड़ देगा, ठीक है, और आपको मना करेगा कि इसे वॉश वगैरह मत कीजिए, फिर इस पर कुछ भी चीज़ स्क्रैचिंग वगैरह मत कीजिएगा। और आफ्टर 48 to 72 आवर्स उसे दोबारा ऑब्जर्व किया जाता है। अगर पेशेंट 72 आवर्स के अंदर दोबारा नहीं आता है तो इस TST टेस्ट को दोबारा कंडक्ट कराया जाता है। अब अगर पेशेंट आ जाता है 72 आवर्स के अंदर, तो रीडर क्या क्या ऑब्जर्व करने वाला है, तो रीडर ये ऑब्जर्व करेगा कि वहाँ पे कोई हार्डनिंग तो नहीं हुई है, या फिर जो डायमीटर है वो इंक्रीज तो नहीं हुआ है, या फिर कोई हमारी रेडनेस को यहाँ पे हम छोड़ देते हैं, रेडनेस को ऑब्जर्व नहीं करते हैं, ठीक है। कि डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आपको देखने को मिलती है कि भाई आपकी डायमीटर इंक्रीज हुआ है कि नहीं हुआ है, एलिवेशन आई है नहीं आई है, कलर क्या हुआ है, ठीक है, ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करता है रीडर, ठीक है। अब अगर जो आपका टेस्ट है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव आया, उसे कैसे पता करते हैं। अगर जो आपकी डायमीटर है वो 0 से 5 मिलीमीटर के आसपास है, तब आपका जो टेस्ट है वो नेगेटिव है। बट अगर 5 से ऊपर मतलब 6 से 14 तक के बीच में रेंज कर रहा है, वो आपका डायमीटर जितनी जगह पे आपने ट्यूबरकुलिन को इंजेक्ट कराया था, तब आपका पॉजिटिव रिजल्ट आने वाला है। इसका मतलब आपकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन है। और अगर मोर देन 14 आता है, इसका मतलब स्ट्रांगली पॉजिटिव है, मतलब बहुत ज़्यादा नंबर में बैक्टीरियाज बढ़ चुके हैं आपकी बॉडी में। कौन से, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं स्मीयर माइक्रोस्कोपी के बारे में। स्मीयर माइक्रोस्कोपी के अंदर क्या पढ़ते हैं, स्मीयर माइक्रोस्कोपी के अंदर हम कुछ नहीं करते हैं, हम स्पेसिमन लेते हैं। स्पेसिमन यहाँ पे क्या हो सकता है, स्पूटम होगा, ठीक है, और उसका स्मीयर बनाएंगे। और उसका स्मीयर कैसे बनाने वाले हैं, स्मीयर बनाएंगे हम उसका एसिड फास्ट स्टेनिंग से। मतलब स्मीयर तो हम नॉर्मली क्या बनाने वाले हैं कि भाई हमारे पास एक स्लाइड होने वाली है, हमारे पास क्या होगी, नॉर्मली क्या होती है, एक स्लाइड होती है, ठीक है, जिसपे हम क्या करते हैं, स्मीयर को कुछ इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, उसकी स्टेनिंग करते हैं। स्टेनिंग कैसे कराएंगे, एसिड फास्ट स्टेन से। तो जिसको याद नहीं है एसिड फास्ट स्टेन, मैं दोबारा थोड़ा सा बता देता हूँ ईजिली। स्पेसिमेन लिया हमने स्पूटम, उसका स्मीयर बनाया। अब प्रोसीजर क्या करेंगे, एसिड फास्ट स्टेन से उसकी स्टेनिंग कराएंगे। सबसे पहले 3 चीज़ें आपको याद रखनी है स्टेनिंग के लिए। सबसे पहला वाला क्या चीज़ होगा कि आप लोगे प्राइमरी स्टेन, ठीक है। प्राइमरी स्टेन में क्या लेते हैं हम, प्राइमरी स्टेन में लेने वाले हैं हम कार्बोल फ्यूशन। क्या लेने वाले हैं, कार्बोल फ्यूशन। कार्बोल फ्यूशन क्या होता है, प्राइमरी स्टेन होता है जो कि एक मिक्सचर होता है फिनॉल का और एक बेसिक फ्यूशन का, ठीक है। उससे स्टेन करने के बाद उसे हम हीट फिक्स करते हैं। कब तक, जब तक फ्यूम्स नहीं आते, जिससे हमारी क्या होती है, एक अच्छी तरीके से जो बैसिलस होते हैं वो चिपक जाते हैं स्लाइड से। नेक्स्ट हम क्या कराते हैं, नेक्स्ट हम डी कलराइज़र का यूज़ करते हैं, डी कलराइजेशन कराते हैं। और डी कलराइजेशन के लिए हम 25% सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ करने वाले हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, थर्ड हम करने वाले हैं अपना काउंटर स्टेनिंग। काउंटर स्टेनिंग के लिए हम क्या करने वाले होते हैं, काउंटर स्टेनिंग के लिए कुछ नहीं, हम सिर्फ अपना मिथाइलिन ब्लू का यूज़ करते हैं,
ठीक है। और मिथाइलिन ब्लू का यूज़ करने के बाद हम क्या करेंगे, उसे ऑब्जर्व करेंगे अंडर 100x, 100x मतलब ऑयल इमर्जेंट के अंदर उसे हम ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। अगर आपको कुछ नहीं दिखता है, इसका मतलब आपको मतलब कोई भी मूवमेंट या फिर कुछ भी बैक्टीरियाज वगैरह नहीं दिखते हैं, इसका मतलब नेगेटिव रिजल्ट है। बट अगर पॉजिटिव रिजल्ट आता है, मतलब कि अगर रिजल्ट जो है आपको पॉजिटिव दिख रहा है, तो आपको क्या दिखने वाला है उस स्मीयर के अंदर, ये है मेन चीज़, ठीक है। और इसको ही आपको देखना है। नेगेटिव में तो आप लिख दो कि भाई कोई भी चीज़ ऑब्जर्व नहीं हो रही है, तो ये नेगेटिव है। बट पॉजिटिव में क्या क्या चीज़ें दिखने वाली है, तो समझिए कुछ पॉजिटिव कुछ इस तरीके का कि आपको कुछ एक सर्कल बना दिया है, ठीक है। 1 मिनट रुकिए, ओके चलिए। तो आपको कुछ इस तरीके के ये क्या है, तो आपको जब आप देखोगे ऑब्जर्व करोगे माइक्रोस्कोप के अंडर, तो आपको लॉन्ग सिलेंडर मतलब बेसिलर शेप्ड रेड कलर्ड में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस दिखने वाला है, जैसा आपको इसमें दिख रहा है। तो रेड कलर्ड है ये, ठीक है, लॉन्ग भी है, सिलेंडर भी है, ठीक है। सिलेंडर मतलब कि आपको दिख ही रहा होगा, सिलेंडर शेप्ड है, ठीक है। और रेड कलर्ड में होने वाले हैं, लेकिन ये लेस यूनिफॉर्मली स्टैंड होते हैं, बहुत अच्छी तरीके से स्टैंड नहीं होते हैं। और इनका जो बैकग्राउंड होता है, वो बैकग्राउंड होता है ब्लू कलर का। बैक्टीरियाज आपको देखने को मिलेंगे रेड कलर में, ये रेड कलर में देखने को मिल रहे हैं, और बैकग्राउंड जो होता है वो देखने को मिलेगा ब्लू कलर में, ठीक है। और लेस यूनिफॉर्मली स्टैंड होने वाले हैं। ये कब होता है, जब आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है। लेकिन अगर कोई पूछे कि माइकोबैक्टीरियम बोविस है, तब हमारा क्या होगा, तब हमें माइकोबैक्टीरियम बोविस के अंदर आपको शॉर्ट देखने को मिलने वाले हैं, स्टाउटेड दिखने वाले हैं, मतलब उनका मुंह जो होगा थोड़ा मतलब छोटे होंगे, थोड़े से घूमे हुए होंगे, और भाई वो यूनिफॉर्मली स्टेन्ड होंगे। कैसे, यूनिफॉर्मली स्टेन्ड बैक्टीरिया होंगे हमारे, कौन से, माइकोबैक्टीरियम बोविस। सबको पता है माइकोबैक्टीरियम बोविस कौन से होते हैं, जो हमारे एक जूनोटिक पैथोजेंस है, जो हमारे कैटल्स को भी इन्फेक्ट करते हैं, मतलब एनिमल्स को भी और ह्यूमंस को भी, ठीक है। ये हमारा स्मीयर माइक्रोस्कोपी। अब अगर कई बार क्वेश्चन आता है, थर्ड जो हमारा है कल्चर मीडिया, कल्चर टेस्ट, ठीक है। तो दो चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं, स्मीयर माइक्रोस्कोपी और कल्चर। कई बार आ जाता है ऐसा क्वेश्चन, या फिर कई बार पूछते हैं कि स्मीयर माइक्रोस्कोपी करना हम क्यों ज़्यादा वैल्यू देते हैं एज कंपेरिजन टू कल्चर, ठीक है, या फिर कल्चर वाला क्यों बढ़िया है स्मीयर माइक्रोस्कोपी से। तो दोनों के आंसर सुन लीजिए, ठीक है। स्मीयर माइक्रोस्कोपी के अंदर हम ये बात करते हैं कि स्मीयर माइक्रोस्कोपी इजी है, चीपर है, और सारी लैब्स में, सारी पेरिफेरल लैब्स में हम कंडक्ट करा सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी वजह से। पर कल्चर वाली हमारी बेहतर क्यों है, या फिर एडवांस्ड क्यों है, या फिर फेवरेबल क्यों है स्मीयर माइक्रोस्कोपी से। तो पहला ये है कि स्मीयर माइक्रोस्कोपी के लिए हमें जो बैक्टीरियाज का अमाउंट चाहिए होता है, मतलब जो स्मीयर माइक्रोस्कोपी है वो लेस सेंसिटिव है। इसके लिए अगर मुझे बैक्टीरिया चाहिए तो मुझे 10,000 बेसिलाई चाहिए होते हैं पर ml ऑफ स्पूटम में, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। मतलब कि ऐसा आपको बहुत, जब पर्सन इन्फेक्टेड ज़्यादा होगा तभी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला कि कल्चर मीडिया, जो कल्चर टेस्ट वाले होते हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। सेकंड क्या होता है, स्मीयर माइक्रोस्कोपी के अंडर मैं भाई डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर सकता विएबिलिटी ऑफ बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया जो है विएबल है या नॉन विएबल है, ठीक है। तो इन्हीं दो चीज़ों की वजह से कल्चर मीडिया जो है, ये कल्चर टेस्ट जो है वो ज़्यादा फेवरेबल माने जाते हैं, ज़्यादा एडवांस्ड माने जाते हैं। अब कल्चर में क्या करते हैं, हम ग्रो कराते हैं। कल्चर का मतलब क्या होता है, ग्रो कराना बैक्टीरियाज को। तो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एक चीज़ आ रही है यहाँ पे जनरेशन टाइम के बारे में। क्या आ रहा है, जनरेशन टाइम। तो जनरेशन टाइम का मतलब क्या होने वाला है कि समझिए आपने फिज़न पढ़ा है, फिज़न, जैसे कि हमारा ये एक बैक्टीरिया है और ये क्या करने वाला है, अपने आप को डिवाइड करके दो में रेप्लिकेट कर लेता है ना। तो ये क्या होता था, हमारा फिज़न, जो हम नॉर्मली छोटी क्लासेस में पढ़ा करते थे। तो जनरेशन टाइम का मतलब ये वही है कि जो बैक्टीरिया अपने आप को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक बैक्टीरिया अपने आप को मल्टीप्लाई कर पा रहा है जितने टाइम में,
उस टाइम को कहते हैं जनरेशन टाइम। तो जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का जनरेशन टाइम होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, जो क्या होता है 10 से 15 घंटे होता है, जो बाकी बैक्टीरिया से बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए हमें अगर इसे लैब में इनोकुलेट कराना है या फिर कल्चर कराना है तो हमें इसे 37 डिग्री सेल्सियस में 6 से 8 हफ्तों के लिए रखना पड़ता है। कितने टाइम के लिए? 6 से 8 हफ्तों के लिए हमें इसे क्या करना पड़ता है? लैब में इंक्यूबेट कराना पड़ता है। ठीक है, ओ सॉरी, मतलब इंक्यूबेट नहीं, कल्चर कराने के लिए। अगर इसका हमें कल्चर बनाना है तो हमें से इसका जनरेशन टाइम 10 से 15 घंटे होता है, तो इसे हमें इनोक्यूलेट कराना पड़ता है कितने टाइम के लिए? 6 से 8 हफ्तों के लिए 37 डिग्री सेल्सियस पे। तो अब भाई भाई हमें क्या होता है, न्यूट्रिएंट मीडियम देना पड़ता है या न्यूट्रिएंट मीडिया देना पड़ता है, जिसे मैं कल्चर मीडिया ही बोलता हूँ। खाना तो देना ही पड़ेगा ना, बैक्टीरिया को ग्रो कराना है। ठीक है, तो दो तरीके से दे सकते हैं, या तो मैं सॉलिड मीडिया दे सकता हूँ या लिक्विड मीडिया दे सकता हूँ। सॉलिड मीडिया के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा? एलजे मीडिया, जो सबसे पॉपुलर मीडिया है। और अगर मैं बात करता हूँ लिक्विड के लिए, तो लिक्विड के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ मिडल ब्रुक 7H9। क्या यूज़ करने वाला हूँ? मिडल ब्रुक 7H9 मीडिया को यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, समझ में आया इतनी बात? अब लास्ट की चीज़ें रह रही हैं। तो अब क्या रह गया है? बायोकेमिकल टेस्ट। बायोकेमिकल टेस्ट के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? नियासिन टेस्ट को। नियासिन टेस्ट पॉजिटिव आने वाला है या नेगेटिव आने वाला है? अगर नियासिन टेस्ट पॉजिटिव आता है तो वो येलो कलर देने वाला है। और सेकंड है नाइट्रेट रिडक्शन टेस्ट। नाइट्रेट रिडक्शन टेस्ट पॉजिटिव या नेगेटिव? अगर पॉजिटिव आएगा तो येलो कलर, मतलब सॉरी, रेड में आएगा या फिर पिंक कलर में आने वाला है। नेक्स्ट है हम सीरोलॉजी टेस्ट करा सकते हैं। सीरोलॉजी में एंटीजन डिटेक्शन करा सकते हैं हम। कैसे? एंटीजन 5 को डिटेक्ट कराना है कैसे? एलाइजा से एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे से। और लास्ट है मॉलिकुलर मेथड्स, जो सबसे ज़्यादा एडवांस टेक्निक्स होती है। और अगर एक पर्सन बहुत ही, उसके अंदर बैक्टीरिया बहुत ही कम है, मतलब वो बहुत ही, अभी समझो कि अगर एक लेटेंट फेज में भी है ना, तब भी हमें पता चल जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? पीसीआर से करा सकते हैं या फिर लाइन प्रोब ऐसे से करा सकते हैं। तो ये सब था हमारा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के लिए, मतलब हमारा ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन के लिए, जिसमें हमने क्या पढ़ा? जिसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा कि भाई वो फैलता कैसे, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, जिसमें हमने उसका जनरेशन टाइम, जिसमें हमने उसका इंक्यूबेशन पीरियड, जिसमें हमने उसका टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, जिसमें हमने पढ़ा कि ट्यूबरक्लोसिस के कितने टाइप्स होने वाले हैं, लेटेंट, एक्सपोजर, एक्टिव, जिसके अंदर हमने पढ़ा, हमने कई सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द इन्फेक्शियस डिजीज़ ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। थैंक यू।